हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो हमारी पेपर 1 और पेपर 2 की चल रही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, वो भी पेपर 1 की अगर बात करें तो स्पेशली जो दिसंबर 2023 में सारे शिफ्ट में, यानी कि 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जो शिफ्ट में सवाल आए हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया था। आज हम चर्चा करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड टोटल 74 क्वेश्चन है जो आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो उसी की चर्चा आज करने वाले हैं। और उसमें ये भी देखेंगे कि भाई साहब आज जो है आधा करेंगे और आधा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो क्या होगा इससे समराइज और अच्छे वैसे एक्सप्लेनेशन हो पाएगा। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं आज के क्लास में और देखते हैं क्या सर इसके क्वेश्चंस प्रीवियस में क्या आए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए आइए देखिएगा। सर सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम आपको कर लेना है नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, क्योंकि वहां पे ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, है ना। पीडीएफ डालने क्यों जरूरी है, कि अब ऑफलाइन चीजें हो रही है तो आपको ऑफलाइन तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। उसके साथ जब आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हर चीज यूजीसी नेट से और पीएचडी से रिलेटेड। आपको कोई दिक्कत आ रही है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप नेट वाला भैया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइएगा, एक साथ नेट वाला भैया लिखिएगा, कोई बीच में स्पेस नहीं। आपको वहां बहुत सारे फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट मिल जाएंगे। देखिएगा पेड बहुत इजी कंटेंट है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड प्रीवियस क्वेश्चन 2023 दिसंबर 6 दिसंबर से था, सॉरी 7th मैंने बोला था, 6 दिसंबर से मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है कि आ गया है, लेकिन ये टीचिंग का टेस्ट से देख के मैं दे दिया होगा उसने, लेकिन ये टीचिंग का क्वेश्चन है, बट कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। क्या कह रहा है, दो चीज दिया गया, दो स्टेटमेंट दिया गया, एक असर्शन और एक रीजन। बोल रहा है देखो क्या कौन सही है और कौन गलत है। नो टेस्ट प्रोवाइड ए परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी एंड स्किल। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी टेस्ट जो है परफेक्ट पिक्चर स्टूडेंट्स का नहीं बताता है। और टेस्ट इज ओनली स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो टेस्ट क्या है, एक छोटा सा परफॉर्मेंस है उसका, एक छोटा सा टेस्ट। ये क्या है, टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल, एक छोटा सा सैंपल है जितने भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होता है उसमें से एक है। तो बात दोनों सही करा, असर्शन भी और रीजन भी, और दोनों करेक्ट है ना, तो पहला नंबर हो जाएगा। तो ये तो खैर चलो पहला ही क्वेश्चन धोखा मिल गया हमें। चलो दूसरा क्वेश्चन में आ जाओ। क्या एन एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन दैट एडवोकेट्स द एप्लीकेशन ऑफ मेथड of the natural science to the study of social reality and beyond refers to। तो भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, दो अप्रोच हमारे रिसर्च में ना, दो बहुत बड़े अप्रोच है। एक पॉजिटिविज्म का अप्रोच है, दूसरा पोस्ट पॉजिटिविज्म का अप्रोच है, जिसको हम लोग इंटरप्रेटिविज्म भी कहते हैं। एक अप्रोच कहती है कि साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा अप्रोच कहता है भैया साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई नहीं किया जा सकता, सोसाइटी की बात है वो अलग है और साइंस जो है वो अलग है। एक फैक्ट्स फिगर की बात करता है, एक कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। तो भैया दोनों अलग नहीं हो सकते, एक इंडक्टिव है डिडक्टिव है ना। कोई क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, तो ये नहीं हो सकता। तो यहां जो कह रहा है वो नेचुरल साइंस को किससे, सोशल रियलिटी से ये कहने जाने बोल रहा है, तो इसको ये जो है वो है पॉजिटिविज्म। क्या है, पॉजिटिविज्म। ठीक है, आ जाओ देखो यहां बात करते हैं पॉजिटिविज्म की और पोस्ट पॉजिटिविज्म की। ये सोशल फैक्ट्स की बात कर रहा, बोल रहा भाई साहब क्या किसके साथ, साइंस के साथ सोशल फैक्ट, है ना। डर्कहेम और कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे ने जो बहुत बड़े सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी मेथड, यानी कि ये बोल रहा है कि साइंस को सोशल साइंस पे अप्लाई किया जा सकता है, और ये कह रहे हैं कि भाई साइंस को सोशल साइंस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये क्वालिटी की बात करता है, अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्टिविटी की, और ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब सर डिडक्टिव को क्वांटिटेटिव कहते हैं, है ना, और क्वालिटेटिव मतलब इंडक्टिव रिसर्च। तो जहां क्वालिटी बेस की बात हो, जहां कॉन्सेप्ट की बात हो वहां क्वालिटेटिव, जहां आपको किसी फैक्ट्स की बात हो, फिगर की बात हो, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, आ जाओ क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बोथ आर कंसर्न्ड विद डेटा रिडक्शन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा रिडक्शन से। चलिए ठीक है, ये सिमिलरिटीज हो सकती है बिल्कुल।
बोथ आर कंसर्न विद वेरिएशन इन डेटा, हो सकता है वेरिएशन इन डेटा भी हो सकती है, ठीक है। बोथ ले एम्फेसिस ऑन द कॉन्टेक्सचुअल, नहीं सर कॉन्टेक्सचुअल की बात करें तो सिर्फ क्वालिटेटिव है, दोनों तो नहीं करता है। बोथ ले एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन भी क्वालिटेटिव का ही इम्पैक्ट है, तो ये भी नहीं, क्योंकि जनरलाइजेशन में हम थ्योरी बनाते हैं तो वो भी क्या है क्वालिटेटिव का ही है, तो ये भी नहीं होगा। बोथ आर कंसर्न विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि दोनों से दोनों हमें रिसर्च के क्वेश्चन का पता चलता है, आंसर करता है उसको। तो ए बी और ई यानी कि 4 नंबर आपका सही आंसर होगा, क्या होगा 4 नंबर सही आंसर होगा। चले आगे चले क्या, बिल्कुल चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। बोला क्या क्या सही रीजन है लिटरेचर रिव्यू लिखने का, सही रीजन क्या क्या है, आप रीजन बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर। आइए सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू क्या होता है बताओ सर। लिटरेचर रिव्यू वो होता है जब पेपर लिखो, थीसिस लिखो, आर्टिकल लिखो, सब में आपको लिटरेचर रिव्यू करने होते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू कहने का मतलब होता है जब भी आप कोई पेपर पढ़ें तो उसका जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। अब राइटिंग लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब हुआ कि जो आपने पढ़ा उसमें से क्या क्या चीजें आपको मिली, जो महान लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे बात बताई, उन महान लोगों ने क्या क्या कहा, दैट इज फॉर राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। अब क्या ध्यान रखना चाहिए आइए देखते हैं, करेक्ट रीजंस क्या होना चाहिए आइए देखते हैं। यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन द कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया, बिल्कुल सही बात है कि आपको ये जानना होता है कि आपके रिसर्च एरिया में और क्या क्या काम हो चुका है, क्या कनेक्शन है आपके रिसर्च से, ठीक है। इट में हेल्प टू डेवलप एनालिटिकल फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही बात है, एनालिटिक फ्रेमवर्क बनाने में ये हेल्प करता है कौन, लिटरेचर रिव्यू। इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स, 100% सही बात है भैया। इंटरप्रेट करने के लिए हमको कौन हेल्प करता है, तो सर लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि उसमें सारी चीजें बताई गई होती हैं तो आप समझ पाते हो कि आप कहाँ हो और आपका टॉपिक कहाँ है और आपके जो लोगों ने कह रखा है वो बातें कहाँ हैं। नेक्स्ट है डी, इट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस फॉर यू, ये भी बात बिल्कुल सही है। आए ये बी सी डी चारों का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करी गई है, यहाँ तो अच्छा ये ऊपर वाला था ना, ये इसके नीचे वाला बताया गया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है, खैर इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास वजह है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये ध्यान से देखें सर, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग इश्यूज, क्या क्या सैम्पलिंग इश्यू होते हैं दैट आर प्रॉब्लम अरे क्या हो रहा है प्रॉब्लमेटिक इन ऑनलाइन सर्वे। जब ऑनलाइन सर्वे होता है तो उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं सैम्पलिंग करने में, उसकी चर्चा हमें करनी है। तो आइए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है मैनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सर बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे पीपल क्या करते हैं एक से ज्यादा सर्विस इंटरनेट सर्विस आईएसपी यूज करते हैं। दूसरा है एवरी पर्सन हैज ओनली वन यूनिक ईमेल एड्रेस, तो ये तो सही बात है, लेकिन यहां प्रॉब्लम पूछा है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ईमेल एड्रेस होना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। A household may have one computer but has several users, बिल्कुल सही बात है, एक कंप्यूटर घर में एक ही कंप्यूटर होता है, यूजर्स बहुत होते हैं तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है। इंटरनेट यूजर्स आर द बायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी बात बिल्कुल सही है कि इंटरनेट यूजर्स जो है वो बायस्ड सैंपल पॉपुलेशन होते हैं, मतलब पक्षपात हो जाता है, कभी मन किया तो कुछ भी भर दिया, कभी मन किया तो कुछ भी भर दिया। तो ए सी और डी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी और डी हो जाएगा। चलो अब चलते हैं इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट किसका सर, आपका 2023 दिसंबर का। आ जाओ क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है an ontological position which asserts that social phenomena and their meanings are continually being accomplished by the social which actors refers to। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, आओ देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन एजुकेशनल थ्योरी, एक थ्योरी है जो सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट लर्न करते हैं किससे, क्रिएटिंग थिंग्स, कोई चीज बनाकर, जो उनको बताया गया उसको छोड़कर। इट इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी दैट इनकरेज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग डिस्कवरी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब बनाना होता है, क्या होता है कुछ समथिंग न्यू क्रिएटिव बनाना, और उसी थ्योरी पर यह बात किया गया है कि जो एक ऐसा सिचुएशन जो क्या कह रहा है देखो, एक सत्तामीसीय अवस्थी जो निश्चय पूर्वक यह कहती है कि सामाजिक परिघटना और उसके अर्थ निरंतर सामाजिक परिघटनाओं द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, निम्न में से किसकी ओर संकेत करती है।
तो ये भाई साहब संरचनात्मक जो बनाने वाला है ना उसकी ओर संकेत करती है, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए सर, कह रहा था मेन प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च आर, देखो बोल रहा मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं, ठीक है, क्या है। ठीक है, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की बात होगा तो भैया मेजरमेंट का बात होगा 100%, है ना। कैजुअलिटी का बात होगा, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन चारों का बात होगा, यानी कि डी आंसर, ए बी सी और डी आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आए सर, बिल्कुल आइए। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर अमोंग द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, अब देखो बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है ये बताइएगा। तो सर टर्निटिन तो नहीं होगा, क्योंकि टर्निटिन प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, मतलब आप चोरी कर रहे हैं कहीं से किसी जगह से, तो टर्निटिन में अगर आप पेपर डालिएगा तो वो आपको डिटेक्ट कर लेगा, तो ये तो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडनोट, रेफरेंस मैनेजर और मेंडली, ये तीनों क्या है सर, ये बिब्लियोग्राफी के लिए है ना, रेफरेंसिंग के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा बी सी और डी है सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है SPSS is an open source software for data analysis। सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। टर्निटिन इज अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, नहीं सर टर्निटिन प्लैगियरिज्म के लिए, और ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, दोनों गलत है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। SPSS स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, मतलब ये साइंस वालों के लिए नहीं, सोशल साइंस वालों के लिए। इट इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। SPSS was originally developed for the social sciences, but now it's used in the other data market including natural and health sciences। ये हो गया SPSS की कहानी। टर्निटिन क्या है, प्लैगियरिज्म डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टूल है, जो कंपेयर करता है स्टूडेंट के वर्क को, डेटाबेस को, और स्टूडेंट के वर्क बुक, आर्टिकल और वेबसाइट से। तो ये बात बोलता है कितना ऑथेंटिक है आप, इसकी बात ये करता है। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, एक बार को तो ओपन सोर्स नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट चले, आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर आपका चलता है 10 में, जो है 7 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का। आइए क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, क्या रहा, क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कैन बी कॉन्स्टिट्यूट सॉरी एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी दैट यूजुअली, मात्रात्मक शोध को एक ऐसी शोध रणनीति माना जा सकता है जिसमें सामान्यतः क्या होता है, देखो, entails a deductive approach to the relationship between theory and research। भाई साहब पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्यों, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब डिडक्टिव अप्रोच, क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब इंडक्टिव अप्रोच। तो ये तो भाई साहब पहला ही सही है, क्योंकि देखो तीसरा, दूसरा क्या देख लो, एम्फेसाइज इंडक्टिव, सर इंडक्टिव तो क्वालिटेटिव होता है, तो क्वांटिटेटिव होगा नहीं। रिजेक्ट्स द प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स ऑफ नेचुरल साइंटिफिक मॉडल एंड द पॉजिटिविज्म इन पर्टिकुलर, तो रिजेक्ट करता है, बोल रहा है रिजेक्ट नहीं करना, तो एक्सेप्ट करेगा ये पॉजिटिविज्म को। embodies the view of social reality and constantly shifting emergent property individual creation, नहीं सर ये भी नहीं होगा, तो पहला बेस्ट ऑप्शन है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में चलें, क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल चलिए, इसमें सोचने वाली क्या बात है ना। क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च लेज एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब पहला क्या बोल रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च किस पे है, कॉन्टेक्स्ट पे, है ना, कंटेंट पे काम नहीं, कॉन्टेक्चुअल होता है, संदर्भित होता है वो। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला सही और दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर। ठीक है, याद रखना। चलो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, इन एकेडमिक राइटिंग द एब्रिविएशन FN इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, फुटनोट को रिप्रेजेंट करता है, FN मतलब फुटनोट। ठीक है, जो यहाँ पे होता है, यहाँ इसको फुटनोट कहते हैं इसको। ठीक है पेपर, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्या कह रहा है, देखो, a variable that has a causal impact on another variable is called, सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं उसको, जब किसी भी वेरिएबल का किसी कॉजल इंपैक्ट हो, है ना, तो उसको दूसरा वेरिएबल पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉजल इंपैक्ट, बहुत कम इंपैक्ट बोलते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ।
देखो द मीन एंड, देखो ये क्वेश्चन लिटरली इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है, कॉमर्स का, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ डाल दिया तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये पेपर 1 में ही था, पेपर 2 का मत समझ लेना कि मैंने डाला, नहीं, पेपर 1 में ही था। आओ उसको समझते हैं। कह रहा था मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 75 ऑब्जर्वेशंस आर 45 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 75 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये एन की बात कर रहा है। और कितना है मीन? सर मीन है 45 और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 10 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है दो अगर हर ऑब्जर्वेशन में ऐड कर देंगे, हर ऑब्जर्वेशन में दो ऐड कर देंगे तो द न्यू मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। देखो इसका रूल है, क्या रूल है कि सर जो मीन है ना, मीन आपका जितने से भी है, एवरेज का यही रूल है कि आप भाई साहब किसी भी नंबर को कोई भी ऑब्जर्वेशन में, ये ऑब्जर्वेशन है नंबर कि 45 क्या है इसका मीन है, कोई भी चीज इसमें जितना से ऐड करोगे टोटल ऑब्जर्वेशन उतना ही से बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 47, ठीक है। अगर यहाँ 45 होता और ये 2 से माइनस हो रहा होता तो 43 हो जाता, अगर यहाँ 45 होता 5 से डिवाइड हो जा रहा था तो ये 9 हो जाता, अगर ये 45 होता अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 90 हो जाता, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि हर ऑब्जर्वेशन या प्लस माइनस इनटू और डिवाइड किससे जितना होगा उतना ही आपका सामने वाला रिजल्ट एवरेज का देता है। तो एवरेज के लिए क्या रूल कि सर हम जितना से एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे सारा ऑब्जर्वेशन उतना ही से बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो हो गया मीन का। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी चेंज नहीं होता, उसका रूल है स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, तो 47 और 10 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखो, टू फाइंड अ न्यू मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर एडिंग टू तो each observation we can use properties of mean and standard deviation। तो मीन का प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं। मीन प्रॉपर्टी कहता है एडिंग ए कांस्टेंट टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में ऐड करने के बाद विल इंक्रीज द मीन बाय द सेम कांस्टेंट। सेम कांस्टेंट मतलब जितना से आप ऑब्जर्वेशन में ऐड किए ना उतना ही से आपका सेम कांस्टेंट से वो बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है? एडिंग ए कांस्टेंट टू ईच ऑब्जर्वेशन डज नॉट चेंज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया जब आप कुछ ऐड करते हैं किसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में तो वो चेंज नहीं होगा, सेम से ऐड करिएगा। तो अब देखो वही बात बता दिया गया है कि मीन कितना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्जर्वेशन इतना है, दो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 47 आएगा, और इसका जब चेंज ही नहीं होगा तो 10 रहेगा, ठीक है। ये रहा कहानी। अब चलते हैं सेकेंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में आपका 7 दिसंबर का क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्या रहा है? दो स्टेटमेंट है। पहला क्या? द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग जनरलाइज इन्फरेंसेस आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोल रहा है? निगमन की प्रक्रिया में प्रेक्षणों में सामान्यीकरण अनुमान निकालना सम्मिलित होता है। तो भैया ऐसा तो नहीं है, डिडक्शन इन्वॉल्व नहीं करता है जनरलाइजेशन को, है ना, ये देख लो, ये बात याद रखना। दूसरा, पॉजिटिविज्म एडवोकेट द एप्लीकेशन ऑफ मेथड द नेचुरल साइंसेस टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी। तो पॉजिटिविज्म तो इसकी बात करता ही है, क्या भैया नेचुरल साइंस की बात, जो समाज बोलता है सो साइंस को सोशल साइंस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो बात सही है, पहला गलत दूसरा सही, यानी कि 4 नंबर, ठीक है। चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। क्या बोलना है? आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, ठीक है। अब बोल रहा है किसी जांच की आंतरिक वैधता के प्रति खतरों की पहचान करिए, ठीक है। 16 नंबर क्या है? ए, बी और सी, यानी कि तीनों, मैचुरेशन भी, इंस्ट्रूमेशन भी और हिस्ट्री, ये तीनों का तीनों इंटरनल वैलिडिटी का पार्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है जी सर। दो स्टेटमेंट में क्या क्या वो बात बोला, देखो दो बोला पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो ये पार्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो कॉमर्स का, लेकिन भाई साहब यहां भी पूछ दिया क्योंकि इसमें रिसर्च है और रिसर्च में ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए इसको बताया गया। तो कोरिलेशन का क्वेश्चन है कि पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज अ वेरी यूजफुल मेजर टू मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉमिनल वेरिएबल। तो भाई साहब ये तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्यों आगे मैं बताऊंगा। दूसरा है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन 0 से 1 नहीं, -1 से +1 के बीच में ये लाई करता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ये 3rd नंबर। अब देखो आगे ये समझाते हैं, कहां गया भाई, ये देखो ना, अच्छा इसको छूट गया।
आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आगे है उसको समझते हैं, बस इतना जान लीजिए जो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना वो आपका वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है, जैसे डिमांड सप्लाई, जैसे डायरेक्शन दोनों का, है ना, ये रिजल्ट्स का इंपैक्ट किस पे, पढ़ाई से। तो ये जो बात बता रहा है ना वो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है, वो भी नॉमिनल वेरिएबल नहीं, नॉमिनल मतलब नाम मात्र वेरिएबल होते हैं वो नहीं, है ना, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, मैंने उसमें डाल रखा है, टेंशन नहीं लेना, फिर बताऊंगा मैं, उसको भी पढ़ाऊंगा, उसमें जो चीजें दी गई है मैंने ऐड किया है उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following refers to a method of sampling in which core group of participants who are initially sampled for a research study recruit or recommend other potential participants? देखो यार ये सिंपल सा बात है, इसमें ध्यान समझना। ये कह रहा है कि कुछ हम कलेक्शन करते हैं सैंपल को और उस सैंपल का हम यूज करते हैं नेक्स्ट चीज को पता लगाने में, तो ये क्या है, इसको स्नोबल बोलते हैं। ये एग्जांपल मिला, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, इसको बोलते हैं स्नोबल सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? स्नोबल सैंपलिंग, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है, हाँ 18 हो गया क्या, अच्छा 18 हो गया, हाँ 19 में आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, दो स्टेटमेंट है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रिवेंशन ऑफ द प्लेगरिज्म, ठीक है, क्या बोल रहा है ध्यान से दो, a student is required to give an undertaking while submitting a thesis stating that that document of his or original work which is free from any plagiarism। बिल्कुल बात सही है, यूजीसी रेगुलेशन 2018 में ये बात बिल्कुल मेंशन है कि भैया आप अपने कंटेंट जो आप सबमिट कर रहे थे उसका प्लेगरिज्म रिपोर्ट देंगे, मतलब आप फ्री काम किए हैं, आपका काम ओरिजिनल है, इस बात का सबूत देंगे। बिल्कुल बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, according to UGC regulations 2018 on prevention of the plagiarism the research supervisor is not required to certify, not required to certify, नहीं आगे देखो, that work done by the researchers under him her is plagiarized free। भाई साहब गलत बोल रहा है, ये वो सुपरवाइजर आपको सर्टिफाई करेगा कि जो आपका थीसिस है वो बिल्कुल भी प्लेगराइज फ्री है, एकदम प्लेगरिज्म फ्री है, तो ये तो नॉट रिक्वायर्ड बोल रहा है, यहाँ रिक्वायर्ड है, तो पहला सही दूसरा गलत, फर्स्ट करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट चलें, आइए सर नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है नॉलेज इज अराइव्ड एट थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फॉर लॉ, दिस रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ, देखो यहाँ बहुत सारे लोग गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स देख के आंसर कर देंगे डिडक्टिज्म, लेकिन ये कह रहा है कि नॉलेज किस बेस पर आया, ज्ञान उन तथ्यों को एकत्रित करने के माध्यम से प्राप्त होता है जो सिद्धांत को आधार प्रदान करते हैं। मतलब कोई चीज लॉ बनाने के लिए, और जब लॉ बनाने की बात हो, थ्योरी बनाने की बात हो, तो हम यूज किसको करते हैं, हम यूज करते हैं इंडक्टिविज्म को। इंडक्टिव थ्योरी बनाता है और डिडक्टिव थ्योरी टेस्ट करता है, तो यहां प्रोवाइड क्या बेस दे रहा है, कोई कानून कोई लॉ बनाने में कौन सा फैक्ट्स को इकट्ठा किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिविज्म, ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं। जी सर, which among the following is concerned with the questions of whether social scientific findings are applicable to the people's everyday natural social setting। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल वैलिडिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में चलें सर, आइए सर बिल्कुल चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है दो स्टेटमेंट है, कह रहा है स्पीयर्समैन रो पी इज जनरली एम्प्लॉयड टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है, स्पीयर्समैन रो जो है पी यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, इसी को मेजर करने के लिए काम आता है। पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज वेरी यूजफुल व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कर्वीलिनियर, नहीं लीनियर में बात करते हैं, कर्वीलिनियर में नहीं होता है। आ जाओ देखो, यानी कि पहला करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट। ये देखो रिलेशन जो है ना हमेशा ये इस तरह से होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन, आपका जीरो कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। याद देखो क्या कह रहा था, पियर्सन कोएफिशिएंट इज अ मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, किसके लिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। और कर्वीलिनियर कोरिलेशन रेफर्स क्या बोलता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट इज नॉट लीनियर बट स्टिल फॉलो कर्व्ड पैटर्न। तो ये कर्व पैटर्न को फॉलो करने वाला जो है
वो ये इसमें कोरिलेशन में नहीं आता है बढ़िया से। ठीक है, तो क्या है ये आपका दो आंसर, क्या पहला करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट। चलो उसके बाद चले नेक्स्ट। जी सर, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब भाई साहब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कौन सा है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी देख लो, है ना। कौन कौन सा है नॉन प्रोबेबिलिटी, सर सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तो ये तो प्रोबेबिलिटी सैंपल है, ए वाला गया, है ना। तो बी कोटा सैंपल है, और सिस्टमैटिक भी आपका प्रोबेबिलिटी है, तो यानी कि डी, बी और डी हो जाएगा, बी और डी है, हाँ सर 4 नंबर, तो ये हो जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये देख लो दिया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और मल्टी स्टेज। नॉन प्रोबेबिलिटी में अवेलेबिलिटी, जजमेंटल, कोटा और स्नोबॉल, है ना, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखें, बिल्कुल देखिए सर, आइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट आर नॉट कंसीडर्ड सिमिलैरिटी चेक्स व्हाइल डिटेक्टिंग प्लेगरिज्म। क्या बोल रहा है ध्यान से, कि किसी शोध प्रतिवेदन के निम्नलिखित में से कौन से खंडों पर साहित्यिक चोरी का पता लगाते समय समानता की जांच के लिए विचार नहीं किया जाता है। तो भैया किस किस के लिए, अच्छा ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब एक तो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के लिए पता लगाया जाता है प्लेगरिज्म, क्या बात कर रहे हो, बिब्लियोग्राफी के लिए भी, है ना, बिब्लियोग्राफी के लिए पता लगाया जाता है, नहीं नहीं बिब्लियोग्राफी में नहीं होता है, बिब्लियोग्राफी तो ये पार्ट है नहीं। कॉन्क्लूजन्स इसके लिए भी, ऑब्जर्वेशंस इसके लिए भी, जेनेरिक टर्म्स जो नॉर्मल टर्म कानून के हैं उसके लिए नहीं लगाया जाता, तो ये हो जाएगा, और बी और ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी और ई हो जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द पर्पस ऑफ थ्योरी इज टू जनरेट हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। थ्योरी को टेस्ट करने की बात आ रही है, अभी मैंने बताया था जब थ्योरी को टेस्ट करते हैं तो डिडक्टिविज्म अप्रोच। इतना ही आंसर निकल गया, लेकिन आगे पढ़ लो। दैट विल देयरबाय अलाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ टू बी असेस्ड। तो बोल रहा है जो अलाउ करेगा लॉ को कि भैया आप एक्सेस कर सके, असेस्ट कर सके, तो ये डिडक्टिविज्म का पार्ट है। किसका पार्ट है, डिडक्टिविज्म का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे चले, आ जाओ। The degree to which the measure of concept truly reflect that the concept refers to। भाई साहब किसको बोल रहा है, जो बोल रहा है किसी उदाहरण का मापन उस अवधारणा को किस हद तक सही रूप से दर्शाता है या निम्नलिखित में किससे संबंधित है, इसको बोलते हैं मापन वैधता। क्या बोलते हैं, मापन वैधता। ठीक है, मेजरमेंट वैलिडिटी। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर along with their respective p value, p value probability value को कहते हैं ना, जिसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बताता है कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है। आप जितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम, उतना आपका रिसर्च मजबूत, ज्यादा अच्छा। चलिए, आइडेंटिफाई द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो आर की वैल्यू जो है सो है, आर की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन p वैल्यू जो होगी ना वो 0.5 से 0.05 सॉरी 0.05 से जितनी कम हो उतनी अच्छी है, क्योंकि ये 0.05 से कम रहने का मतलब है कि वो आपकी जो आपने जो काम किया है वो सिग्निफिकेंट है, आपने जो काम किया है वो बेस्ट है। आ जाओ, तो उसमें p वैल्यू 0.01 है तो एक ये हो जाएगा, p वैल्यू 0.03 है 0.25, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि -0.37 ये भी सही है, -0.61 ये, तो बी और डी हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा, बी और डी, यानी कि थर्ड नंबर। देख रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो 0.05 क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल है। देखो इसको ध्यान समझो, क्या कह रहा है सिग्निफिकेंस लेवल। आइडेंटिफाई टू मोस्ट सिग्निफिकेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वी लुक द p वैल्यूज एसोसिएटेड विद द ईच कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हर कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ हम लोग p वैल्यू जो होता है उसको देखते हैं। p वैल्यू बोलते हैं इसको, ये पार्ट को देखो, ये पार्ट तो डेटा है, ये पार्ट डेटा ऑब्जर्व पॉइंट है, ये पार्ट और ये पार्ट हो जाता है p वैल्यू। इसको हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। और सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है वो ये बताता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपका फैक्ट है वो कितना सही है। और जितना कम सिग्निफिकेंस लेवल उतना ज्यादा आपका रिजल्ट अच्छा, उतना ज्यादा आपका चीज अच्छा। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। ये भी स्टैट्स का पार्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं लेकिन इसको आपका रिसर्च में पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखो ANOVA जो होता है ना वो एफ टेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यूजफुल कंडक्टिंग एफ टेस्ट अगर यूज करेंगे तो ANOVA की बात हो जाएगी। देखो एफ की आ गई ना वैल्यू, तो टी टेस्ट तो लार्ज सैंपल टेस्ट होता है। ANOVA जो होता है वो मोर देन 2 ग्रुप्स के लिए होता है, कंपेयर करते हैं जब
ठीक है, और एफ टेस्ट का ये होता है फॉर्मूला वैलिडिटी बिटवीन ग्रुप्स डिवाइड बाय वैलिडिटी विद इन ग्रुप, ठीक है, तो ये बात रखना एफ टेस्ट। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म, देखो प्लेगरिज्म पर बड़ा ध्यान दिया गया इस बार, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लेवल्स की बात कही गई है। विच अमंग द फॉलोइंग सिमिलरिटीज विद कंटिन्यूअस लेवल 3, तो भाई साहब लेवल 3 में जाने के लिए जो आपका होगा वो क्या है सर, ये जो है वो 60% से ज्यादा जो होता है ना वो होता है इसमें ज्यादा, तो 60% ज्यादा कौन है, 63 और 71, मतलब क्या, वो नहीं समझ में आया सर, आइए आपको समझाते हैं, डी आंसर इसका। देखिए अगर हम बात कर प्लेगरिज्म की तो 4 लेवल पे बांटा गया है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जिसका प्लेगरिज्म 10% से कम होगा वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको लेवल 0 बोलेंगे। जो लेवल 1 का प्लेगरिज्म होगा वो 10% से 40% के बीच में आएगा। और यहां क्या रूल है, थीसिस और डिसर्टेशन के लिए उसको रीसबमिशन के लिए भेज दिया जाएगा, यहां को पेनल्टी नहीं लगेगी। और एकेडमिक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए विड्रॉ कर लिया जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट, है ना, कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है, ये दो चीजें होंगी जब 10% होगा। जब 40 से 60% के बीच होगा, पूछा गया है क्वेश्चन इससे, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो थीसिस के लिए क्या करेगा, स्टूडेंट विल बी डिबार्ड फ्रॉम द सबमिटिंग रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए थीसिस को ये कर दिया जाएगा। अगर 40 से 60% तक आप प्लेगराइज है ना, तो आपका थीसिस 1 साल के लिए रिजेक्ट हो जाएगा, बोलेगा भाई 1 साल तक तुम काम करो फिर जमा करो। और एकेडमिक रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए क्या किया जाएगा, द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू द विड्रॉ, कैंडिडेट को बोला जाएगा कि विड्रॉ कर लो मैन्युस्क्रिप्ट को और डिनाई कर जाओ एनुअल इंक्रीमेंट का, एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा उसका, जो आपका पीएचडी में एनुअल इंक्रीमेंट होता है ना वो नहीं होगा, along with not being allowed to be a supervisor to any new masters or MPhil PhD student scholar for a period और भाई साहब सुपरवाइजर को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा कि भैया आपको 2 साल तक नहीं करना है किसको, वही बोल रहा है ना, देखो क्या कह रहा है, and be denied a right to 1 annual increment along with not being allowed to be a supervisor to any new master MPhil or PhD student scholar for a 2 years, 2 साल के लिए उसका जो गाइड है वो भी चला गया। तो भाई साहब 40 से 60% पर दो नुकसान, एक तो आपको 1 साल के लिए भेज दिया जाएगा कि जाओ रिजेक्ट, और दूसरा आपके गाइड को भी 2 साल के लिए किसी स्कॉलर को पीएचडी करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो आप तो गए। फिर लेवल 3 आता है, 60% से ऊपर ज्यादा प्लेगराइज्ड है तो भैया ये रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम जो होगा स्टूडेंट वो कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देगा। अगर 60% से ज्यादा आपका प्लेगरिज्म है तो बोलेगा तुम पीएचडी करने के लायक नहीं है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। और एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू द विड्रॉ, बोला विड्रॉ कर लिया जाएगा। और जो आपका सुपरवाइजर है वो किसी भी चीज को वो 3 साल तक के लिए किसी भी पीएचडी स्कॉलर को आप पीएचडी नहीं करा पाएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां भी वही चीज लिखा हुआ है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां अभी क्या बोला ये देखो क्या सिमिलरिटीज हैं लेवल 3 में, तो लेवल 3 में 63% और जो 71% तक प्लेगराइज्ड होगा उसको क्या मिल जाएगा, उसको भाई साहब पहले तो भगा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा उसका थीसिस। और अगर पेपर की बात करें तो बोला जाएगा विड्रॉ कर लो पेपर, और गाइड को 3 साल तक का सजा मिल जाएगा कि वो किसी पीएचडी स्कॉलर को पीएचडी नहीं करा सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलें जी सर। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च, तो भाई साहब ओपन एंडेड क्वेश्चंस किसको बोलते हैं, जहां आप क्वेश्चनर बनाते हैं तो क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से पूछते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें फ्रेमवर्क डिसाइडेड पहले से हो उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है। जहां पे आप 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस पहले से तैयार कर लेते हैं और सवाल पूछते हैं तो उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है कि जहां आप सवाल अपने हिसाब से पूछेंगे। तो चलिए क्या कह रहा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस का आप ढूंढिए कि क्या है, कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है रिसर्च सर्वे में। तो द क्वेश्चन सजेस्ट दैट द काइंड्स ऑफ, देखो द क्वेश्चन कह रहा है, देखो कहां से होगा, क्वेश्चन सजेस्ट करता है कि सर्टेन काइंड्स ऑफ आंसर टू द रिस्पॉन्स, क्वेश्चन ये बता देता है कि कुछ कुछ आंसर आपको क्या क्या देना है, मतलब 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए और क्वेश्चन दे दिए गए, तो वही बता दे रहा है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है कि आपको आंसर क्या देना है, रिस्पोंडेंट को आंसर क्या देना है। इट मींस कि क्वेश्चन और आंसर साथ में दिया गया, तो ये क्या है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड नहीं है। तो ए तो गया, तो ए वाला हटा दो, बी और सी आंसर। यूजफुल एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज होगा, ये ओपन एंडेड है। दे आर टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, ठीक है, ये इंटरव्यूअर्स का, तो ए बी और सी आंसर हो गया। ये देखो ओपन एंडेड क्या है, गेट पीपल टॉकिंग, क्लोज एंडेड है, लिमिट है और कन्वर्जन में।
अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज, यहाँ डिटेल है, प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन है, एक्सप्लोरेशन, क्वांटिफिकेशन, देख रहे हो। चलो नेक्स्ट चले, आओ सर, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है इन रेफरेंस इन रिटन एपीएस स्टाइल, ये आपका रेफरेंसिंग का स्टाइल है एपी और एमएलए, तो उसकी बात कर रहा है। द फर्स्ट नेम ऑफ एन ऑथर इज रिटन फर्स्ट, नहीं ये गलत है, पहला क्या ऐसे नहीं होता है, एपी को बताते कैसे होता है। दूसरा क्या स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है फर्स्ट रिटन इन एपी स्टाइल द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन इज रिटन आफ्टर द पेज नंबर, नहीं ये भी गलत है। आओ देखो इसकी बात करते हैं, दोनों का दोनों गलत है। ये देखो ऑथर नेम जो लास्ट नेम है ना, जैसे अब मान लो कि कुमार अमित कुमार है, तो कुमार पहले लिखाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट का इनिशियल कुमार के बाद ए लिखा जाएगा, फिर डेट जाता है पब्लिकेशन डेट, फिर आपका आर्टिकल का टाइटल जाता है ना, और उसके बाद फिर जब पब्लिकेशन का ये चीज जाता है तो इस तरह से इसके होते हैं। तो ये ऊपर जो है देखो, ऊपर क्या बोला, फर्स्ट नेम जाता है, नेम नहीं जाता है, पहला लास्ट नाम जाता है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम नहीं लास्ट नेम जाता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है ईयर जो है पेज नंबर के बाद लिखा जाता है, नहीं ईयर तो पेज नंबर कहाँ, ये दोनों नाम के बाद ईयर ही तो है ना, तो ये भी गलत हो गया। चले नेक्स्ट चले, आ जाओ क्या कह रहा है ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, आ जाओ थोड़ा बड़ा, एक बार और बड़ा कर देता, चलो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखो 4 टाइप के रिसर्च दिए हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिक रिसर्च की बात कर रहा है, बेसिक रिसर्च क्या होता है भाई, इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर, नहीं सर ये नहीं है। इन डेप्थ स्टडी, तो ये तो सर केस स्टडी का, सी का 2 पहले ढूंढ लो, सी का 2 जिसमें उसको देख लो, तो यानी कि ये गया, ठीक है। चलो आगे, बेसिक रिसर्च क्या है, अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्व एंड मेजर ओवर टाइम, सर ऐसा तो नहीं है, इसको तो हम लोग बोलेंगे इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब क्या है, आ स्टडी रिसर्च फैक्ट दैट टेस्टेड एक्सपेरिमेंट, हाँ ये हो गया बेसिक रिसर्च, और ये हो गया फिर कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। तो आ जाओ, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी कि सेकंड नंबर, आपका ऑप्शन सेकंड नंबर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी रैंक्ड एंड ऑर्डर, तो रैंकिंग और ऑर्डर के बाद ऑर्डिनल करता है, तो उसको नहीं करना है, बोल रहा है वो वेरिएबल रैंक नहीं किया सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉमिनल। ये मेजरमेंट के टाइप्स हैं, 4 टाइप के मेजरमेंट होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। जो ऑर्डर वैल्यू की बात करता है वो ऑर्डिनल है, नॉमिनल में सिर्फ कोर वैल्यू नाम की बात की जाती है, ठीक है। और उसके बाद चले जाओ ऑर्डिनल के बाद नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर मीडियन, मोड, देखो मोड सिर्फ नॉमिनल है, मीडियन ये है ऑर्डिनल, और मीन जो है ये है, ठीक है, ये तीनों है इंटरवल। रेशियो फिर 4 हो, ये क्या है देख लो। ट्रू वैल्यू किसमें आता है, सबसे लास्ट में, रेशियो में, ठीक है। बेसिक चीज है, 4 मेजरमेंट टाइप्स हैं, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट चलें, आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द यूसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म लेवल 3, प्लेगरिज्म रेफर्स टू सिमिलैरिटीज, भाई साहब लेवल 3 है, अबव 60%, अभी तो बताया था ना, ये देखो 60% से अबव लेवल 3 है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं, कह रहा है इफ यू वांट द अंडरस्टैंड the theoretical reasons that led the researchers to conduct a study, you would read the which section of the article। देखो आर्टिकल का इंट्रोडक्शन पढ़ने से ना सारी चीजें समझ में आ जाती है ना। कोई भी आर्टिकल हो, अगर आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल किसकी बात करने जा रहा है, तो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट चलें, देखो क्या कह रहा है, द टेंडेंसी ऑफ रिसर्चर्स to subtly and inadvertently affect the behaviors of participants in a study and obscuring the true effect of the independent variable। तो इसको बोलते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं बायोसोशल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बायो, एक मिनट। द टेंडेंसी ऑफ रिसर्चर, किसी अध्ययन के प्रतिभागियों को व्यवहार को सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति जो स्वतंत्र चर के, भाई साहब इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो एक्सपेरिमेंटल भाई साहब, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है वो हम लोग अगले वीडियो में 37 क्वेश्चन और करेंगे। A research design in which either the investigator or the participant is not aware of the treatment of participating is receiving refers to, तो इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड। एक मिनट, रिसर्च डिजाइन विच इज आइदर इन्वेस्टिगेटर और पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट, भाई साहब इसको बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी। क्या बोलते हैं, सिंगल ब्लाइंड स्टडी, ठीक है। चल ये हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 से लेकर आगे ये जो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।